संयुक्त रूप से आयोजित मॉर्निंग मैथ असेंबली की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ हुई। हमारी सदन में अब तक त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में चर्चा की गई। तो उसके बाद अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों के गुणों के बारे में चर्चा करना शेष है। जैसे समकोण त्रिभुज के भुजाओं में जो रिलेशंस है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करना शेष है। उसको स्थगित करते हुए इस सदन में हम नए विषयों के ऊपर आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन विषय गणित से ही जुड़ा हुआ है। अर्थात आज से इस सदन में हमारी चर्चा कुछ दिनों के लिए होगी आकृतियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिगर्स। इस आकृतियों की मापन में 3 शब्द आपको सुनने को मिलता होगा: क्षेत्रफल, परिमिति और आयतन, और आगे इसकी धारिता। तो आकृतियों के बारे में हम 2 प्रकार से अध्ययन करते हैं। जब आकृतियों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं और आकृतियों के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी तक हमारी सदन में त्रिभुज के मतलब आकृतियों के गुणों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आकृतियों के गुणों का अध्ययन का जो सिलसिला था उसको स्थगित करते हुए आज से हम लोगों ने आकृतियों के मापन का अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तो आइए आज का यह सदन आकृतियों के मापन के संबंध में यह सदन टिका हुआ है और आकृतियों के मापन के बारे में हम जानेंगे। तो हम आकृतियों के गुणों का अध्ययन न करके अब हम लोग आकृतियों के थोड़ा मापन का भी अध्ययन कर ले, क्योंकि इसकी बहुत ही आवश्यकता है। तो सदन शुरू हो इसके पहले मिटा दिया जाए इसे। आकृतियों की मापन की क्या आवश्यकता है? शायद ज्यामिति की शुरुआत आकृतियों के गुणों से ना होकर के आकृतियों की मापन से शुरू हुआ है। जियोमेट्री शब्द का अर्थ ही होता है पृथ्वी का मापन। जब मनुष्य शिकारी जीवन को त्याग कर, घुमंतु जीवन को त्याग कर, खेती की जानकारी होने के बाद जब एक जगह बसना शुरू हुआ तो समाज की निर्माण हुई। तो मनुष्य सबसे पहले बसना शुरू किया नदी घाटी के किनारे। इसलिए पूरा प्राचीन जितनी भी सभ्यताओं का नाम है वो नदी घाटी के ऊपर ही है। जैसे भारत की सभ्यता को क्या बोलते हैं हम लोग, किस नदी घाटी के नाम पर है? सिंधु नदी घाटी, नील नदी घाटी। इस तरह से मेसोपोटामिया वो भी एक नदी घाटी के ही नाम पर है। क्योंकि मनुष्य ने जब खेती करना शुरू किया तो समाज का निर्माण हुआ, स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। और खेती करने के क्रम में तो खेती के लिए जो आवश्यक शर्त है, अच्छी मिट्टी, जल की उपलब्धता, यह सब सामान्य रूप से आसानी से नदी किनारे उपलब्ध होते हैं। तो नदी किनारे वो खेती करना शुरू किया। और जब खेती करना शुरू किया तो खेती के लिए जरूरी है कि आप खेत को मेड़ा बनाते हैं ताकि उसमें जल रह सके। जल की आवश्यकता है पौधों की, तो पौधों को जल नियमित रूप से मिले इसलिए मेड़ लगाते हैं। लेकिन पहले वर्षा बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए नदियां में बाढ़ आते थे और नदियां में प्रतिवर्ष अत्यधिक बाढ़ के कारण हर बार खेत के मेड़ को बहा ले जाते थे। तो पुनः खेती करने के लिए जब इंसान वहां पर इकट्ठा होता था तो उसे पता नहीं चलता था कि हमारा खेत की सीमाएं कितनी बड़ी थी और की सीमाएं कितनी छोटी थी। तो इस बात को लेकर के उन लोगों में बहुत झगड़ा होता था। तो मनुष्य ने वहीं पर आइडिया डेवलप किया कि हम भूमि का मापन कर सकते हैं, हम कैसे खेतों का मापन कर सकते हैं, हम कैसे मापन करके पहले रिकॉर्ड बना लें कि बाढ़ आने के पहले कितना खेत पर मेरा अधिकार था
मेड़ अगर बहा गया तो कोई बात नहीं है, पुनः हम जब जमीन पर जाएंगे तो हमारे पास एरिया पता है और स्वीकृत एरिया है, समाज को पता है। तो फिर वहाँ इस तरह से विवाद समाप्त हुआ जब हमने भूमि का मापन करना सीखा। उसके बाद ज्योमेट्री डेवलपमेंट की ओर गया, बहुत सारे उसमें नए नए संप्रदाय शामिल हो गए। इसलिए ज्योमेट्री का वास्ता सिर्फ खेतों के मापन से नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों से जुड़ गया। इसलिए आइए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यामिति की शाखा है जिसमें हम लोग सीखते हैं हाउ कैन वी मेजर अ फिगर, बट व्हाट काइंड ऑफ फिगर इज मेजर्ड। किस प्रकार की आकृतियों की मापन किया जाता है, इन बातों को जानेंगे। चलिए राइट, ओके। तो सबसे पहले हम दूरबीनी आकृतियों के मापन सीखेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर। चूंकि हम अब तक रेखाखंड की लंबाई का मापन करना सीख गए हैं, 1 डायमेंशनल फिगर का हमने मापन करना सीख गया है। अब हम 2 डायमेंशनल फिगर अर्थात वैसा आकृति जिसका विस्तार क्या हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो और आगे पीछे हो, इस दिशा में हो और इस दिशा में हो। तो इन दोनों दिशाओं में जिस आकृति की विस्तार होगी उस आकृति को हम लोग द्विविमीय आकृति बोलेंगे। ओके, अब हम सबसे पहले हम कैसी आकृतियों के मापन करेंगे, केवल बंद आकृतियों का, क्लोज फिगर ओनली कैन बी मेजर्ड। कैसे फिगर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्लोज फिगर। लेकिन किसी फिगर का मेजर करने से हमारा क्या तात्पर्य है, आइए यहां पर मैं बहुत सारी आकृतियां को बनाया। अब ये सब आकृतियां सबसे पहले कैसी आकृतियां, क्लोज फिगर है। कैसे है, बंद आकृति है। कैसी आकृति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन फिगर बड़ा है और कौन फिगर छोटा है। इन दोनों त्रिभुजों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, चलो इन दोनों फिगर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इन दोनों फिगर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए, इन बातों का फैसला आप नग्न आंखों के साथ कर सकते हो। अभी कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका मतलब क्या है, किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है। जब बड़ा छोटा कर रहे हैं तो किसका बड़ा छोटा कर रहे हैं, उसके साइज का, तो उसके विस्तार का, उसके फैलाव का, एक्सपेंशन का। तो देखा है, पहले बताइए कि यह फिगर में कितनी बीमाएं हैं, अर्थात यह फिगर किन दिशाओं में फैली हुई है। क्या इसमें लेफ्ट टू राइट इस दिशा में फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है, ऊपर नीचे फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है, इस दिशा में फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है, ऊपर नीचे फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है। इस आकृति में भी जो एक्सपेंशन इन दोनों दिशाओं में है। तो वैसे आकृति जिसका विस्तार आगे पीछे और दाएं बाएं हो, ऊपर नीचे नहीं, तो हमारे पास वैसी आकृतियां जिसका विस्तार 2 दिशाओं में हो, मतलब क्या हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो और आगे और पीछे हो। लेकिन हमारे पास अगर यह वस्तु लेते हैं, यह भी एक आकृति है, तो इसका विस्तार क्या लेफ्ट राइट है कि नहीं है, आगे पीछे है कि नहीं है, और ऊपर नीचे है। अर्थात इसका विस्तार एक्स डायरेक्शंस, वाई डायरेक्शंस और जेड डायरेक्शंस बोलते हैं। अर्थात इसका विस्तार
ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे है, इसलिए इसमें कहते हैं कि 3 बीमाएं हैं। क्या है? 3 बीमाएं। लेकिन जिन आकृतियों को मैं बोर्ड पर बनाया हूं उसका विस्तार सिर्फ क्या है? आगे पीछे और दाएं बाएं। तो ऐसी आकृतियां जिसका विस्तार केवल 2 ही दिशा में हो, आगे पीछे हो और दाएं बाएं हो, ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृति। क्या बोलते हैं हम लोग? 2D फिगर बोलते हैं। तो ये सभी फिगर कैसे हैं? 2D फिगर। कैसे फिगर है ना? तो अब यह 2D फिगर सभी कहां पर है? प्लेन में है। तो क्या सभी द्विविमीय आकृति का विस्तार एक ही समान है? इसका एक्सपेंशन ज्यादा है कि इसका एक्सपेंशन ज्यादा है? Which has more expansion? इसका किसका? Which has more expansion? इसका किसका? Which has more expansion? इसका किसका? Which has more expansion? इसका की? चलिए इस प्रश्न को तो बड़ा आप लोग आसानी से उत्तर दे दिए। तो कोई द्विविमीय आकृति समतल में ज्यादा फैला हुआ है, कोई क्या है? कम फैला हुआ है। जब इनकी फैलाव की बात कर रहे हैं तो दोनों दिशाओं में फैलाव को एक साथ बात कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन मान ले और ऊपर नीचे को हम लोग वाई डायरेक्शन मान ले, नाम दे दे इस दिशा को हम लोग, क्या इस दिशा को नाम दे दे? एक्स डायरेक्शन, और इसको हम लोग क्या कर दें? वाई डायरेक्शन नाम दे दिया। तो इन सभी का फैलाव क्या है? एक डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में है। इस कारण इनका फैलाव सिर्फ एक डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। इस कारण ये सभी आकृतियां क्या है? द्विविमीय आकृति है। अब इन आकृतियों के मापन करना है। मापन की बात वही आती है जहां पर तुलना की जाती है। क्योंकि इन आकृति के फैलाव को इन आकृति के फैलाव से आप तुलना कर सकते हैं। देखिए यह आकृति में भी फैलाव है और इस आकृति में फैलाव है, लेकिन दोनों आकृतियों में किसका ज्यादा फैलाव है? ठीक है। अब देखो इस आकृति में भी फैलाव है और इस आकृति में भी फैलाव है, तो किसमें ज्यादा फैलाव है? क्योंकि चतुर्भुज में ज्यादा फैलाव है, इसी को अपनी भाषा में कहते हैं कि चतुर्भुज इस वृत्त से क्या है? बड़ा है। तो दो आकृतियों को बड़ा और छोटा कर रहे हैं, तो उन आकृतियों का किसका तुलना कर रहे हैं? जब दो आकृतियों में बड़ा है छोटा है, मतलब द्विविमीय आकृति में कोई द्विविमीय आकृति, दो आकृतियां दो से अधिक हो और द्विविमीय आकृतियों में आप बड़ा और छोटा कह रहे हैं, तो वहां पर क्या कह रहे हैं? उनके आकृतियों के फैलाव के बारे में कह रहे हैं। द्विविमीय आकृति में कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो उसकी क्या बात कर रहे हैं? फैलाव के बारे में कर रहे हैं। अब कोई दो रेखाखंड की बात करें तो इसमें एक ही विमाएं है और इसमें क्या है? एक ही विमाएं है। लेकिन दोनों में तो एक ही विमाएं है, लेकिन एक में फैलाव ज्यादा है, एक में फैलाव कम है। तो जिसमें फैलाव ज्यादा है कहते हैं उसकी लंबाई, जिसमें फैलाव कम है उसमें क्या कहते हैं? लंबाई। इन द सेम वे अब हम लोग अगर हम लोग एक्स डायरेक्शंस को क्या मान ले? एक्स डायरेक्शंस को हम लोग लंबाई मान ले और वाई डायरेक्शंस को क्या कहें? चौड़ाई। तो इस आकृति में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इस आकृति में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इस आकृति में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इस आकृति में केवल लंबाई है। तो रेखाखंडों की मापन से हम आइडिया को लें। अब हम वैसे आकृतियों के मापन कर रहे हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई को एक साथ कहा जाना है। लंबाई और चौड़ाई है ना, दोनों को अगर एक साथ कहते हैं तब कहते हैं कि वह द्विविमीय आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई है वह समतल में ज्यादा फैला हुआ है कि कम फैला हुआ है। तो सवाल है कि अब इतना तो कह दिया कि इनका फैलाव इनके फैलाव से कम है,
इनका फैलाव इनके फैलाव से ज्यादा है, तब कितना ज्यादा और कितना कम। यानी कि यहां भी समस्या आएगी कि कितना ज्यादा और कितना कम कहने के लिए कोई ना कोई संख्या से उसे जोड़ना होगा, और संख्या से जोड़ने का सब जगह एक ही तरीका है कि पहले इकाई का चयन करना होगा। यानी कि वैसी आकृतियां जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, उसकी फैलाव को मापन करना है, तो उसके मापन करने में भी हम वैसा ही वस्तु लेंगे या वैसा ही हम आकृति लेंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई है। तो किस लंबाई और चौड़ाई को एक साथ हम लोग इकाई के रूप में स्वीकार करें। अर्थात आज के सदन में हम लोग आकृतियों के मापन को बारे में जानना, माने आकृतियां समतल में कितना फैली हुई है इसका मात्रा को बताना। To tell the amount of expansion of any figure, means 2D figure in a plane is called its area, क्षेत्रफल। ओके, तो मिलाएगा इसको। तो हम लोग आज कैसी आकृतियों के मापन के बारे में सीखेंगे? द्विविमीय आकृतियों की मापन के बारे में सीखेंगे। और किसी भी आकृति का मापन का मतलब क्या हुआ? उस आकृति के समतल में फैलाव की मात्रा को बताना, राइट? किसी आकृति के समतल में फैलाव या विस्तार की मात्रा को आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल कहा जाता है। अर्थात we are going to learn how can we measure the size of 2D figure. What we are going to learn today? We are going to learn today how can we measure the size of 2D figure. To measure the size of 2D figures means to tell the amount of its expansion in a plane. Okay? द्विविमीय आकृतियों के साइज का मापन करना मतलब क्या हुआ? उसके समतल में फैलाव या विस्तार के मात्रा को पता करना। ओके, अब सवाल उठता है, तो हम यहां पर वैसी आकृतियों की बात कर रहे हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, राइट? तो वह आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसे कौन सी आकृति बोलेंगे? द्विविमीय आकृति। या वह आकृति जिसका विस्तार दो ही दिशाओं में हो, लंबाई के लॉन्ग हुआ हो और चौड़ाई के लॉन्ग। यानी कि एक को क्षैतिज रेखा बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे? उदग्र रेखा, है ना? अर्थात दो रेखाएं जब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वैसी आकृतियां जिसके दोनों दिशाओं में विस्तार हो उसको बोलेंगे 2D फिगर। अब यहां पर सवाल उठता है, जैसे ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है, सब जगह मेजरमेंट का एक ही तरीका है। राशियां अलग अलग है लेकिन राशियां के मापन का तरीका सब जगह एक है। किसी राशि के मापन करना मतलब क्या होता है? चुनी हुई इकाइयां उसमें कितनी बार आई है यह बताना पड़ता है। क्या जब आज बच्चों की कितनी संख्या है तो एक बच्चा को एक यूनिट मान लिए तो यह यूनिट कितने बार आया, हमें कितनी लंबाई है तो खास लंबाई को हम मीटर सेंटीमीटर मान ले तो वह मीटर सेंटीमीटर कितनी बार आया। किसी चीज का वेट नाप रहा है तो खास चीज का वेट को हम एक माप लें और वह एक उसमें कितनी बार आया। हर जगह जब राशियों की मापन करते हैं तो चुनी हुई इकाइयां कितनी बार आई है सिर्फ यह पता करते हैं। ओके,
अब देखा जाए, जैसे हम सिंपल फिगर लेते हैं, यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहां पर मैं एक ट्रायंगल लिया, यहां मैं कोई इरेगुलर शेप लिया, ये अनियमित आकृति है। अब अनियमित आकृति है और यहां पर लिया। अब हर समय खुली आंख के द्वारा निर्णय करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह संभव नहीं है। और यह तो बिल्कुल संभव नहीं है कि कितना बड़ा है एग्जैक्टली और कितना छोटा है। तो कितना बड़ा और कितना छोटा के लिए दोनों के साथ संख्या एसोसिएट करनी होगी। लेकिन इसकी फैलाव समतल में है, सब में लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन किसकी ज्यादा है किसकी कम है, कुछ ऐसा आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से कितना अधिक है कितना कम है इसका आंसर। तब यहाँ पर फैलाव के मात्रा को पता करने के लिए यहाँ पर भी हम एक वस्तु को स्वीकार करेंगे, वैसी वस्तु को जिसमें भी क्या हो, फैलाव हो। अर्थात लंबाई चौड़ाई रखने वाला आकृतियों की फैलाव को मापन करने के लिए भी इकाई के रूप में हम जिन आकृतियों का चयन करेंगे उसमें भी लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए। और तब उस वस्तु से मान लो कि इसको हम लोग एक मान लिए, इसकी फैलाव का मान लिए, अब इसको साइड बाय साइड रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो मान लो कि ऐसा 10 आकृति को साइड बाय साइड रखे जिसमें कोई गैप ना हो, एक दूसरे को ओवरलैप ना करे और बिल्कुल भर जाए। तो ऐसे 10 आकृतियां अगर इसको ढक देते हैं तो इसका फैलाव कितने के बराबर है, 10 इकाई के बराबर में, वो हमारा इकाई हो गया। अब उसी से इसका भी हम लोग, इसको भी हम लोग ढकने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन दिक्कत है कि यह ट्रायंगुलर शेप का है, वो स्क्वायर शेप का है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ बच ही जाएगी। खैर वो अलग बात है। लेकिन जैसे राशियों की मापन करने के लिए हर जगह चुनी हुई इकाइयां से तुलना करते हैं, तो यहाँ भी चुनी हुई इकाइयां से ही तुलना करेंगे। कौन सी राशि की मापन करना है इस पर निर्भर करता है कि किस राशि को हम इकाई के रूप में स्वीकार करेंगे। चूंकि यहाँ पर जितनी भी आकृतियां हैं इन सब में लंबाई और चौड़ाई दोनों है और यह समतल में सब एक्सपेंडेड है, तो किसमें ज्यादा एक्सटेंशन है किसमें कम एक्सपेंशन है, इस बात को बताने के लिए भी हम एक वैसा वस्तु को स्वीकार करेंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, और फिर उस वस्तु से उसको ढकने का कोशिश करेंगे और तब पता करेंगे कि वह चुनी हुई इकाइयां उसमें कितनी बार आई है, वह चुनी हुई इकाइयां इसमें कितनी बार आई है। तब इसके बाद हम इस स्थिति में होंगे कि उससे का फैलाव इससे कितना अधिक है कितना इकाई कम है, इन बातों को बताया जा सकता है। ओके, चलिए ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। तो इतना तो समझ में आ गया। तो द्विविमीय आकृति के मापन के रूप में इकाइयों के रूप में कैसे आकृतियों का चयन करेंगे। यदि द्विविमीय आकृति के मापन कर रहे हैं, उसके साइज को बता रहे हैं, उसके समतल में विस्तार को बता रहे हैं, तो इकाई के रूप में कैसा वस्तु को स्वीकार करेंगे, द्विविमीय आकृति वाला ही वस्तु को स्वीकार करेंगे। द्विविमीय आकृति के मापन के लिए इकाई के रूप में हम लोग कैसा वस्तु को स्वीकार करेंगे, द्विविमीय आकृति को ना। क्या लंबाई, क्या द्विविमीय आकृति के मापन आप सेंटीमीटर स्केल से कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर स्केल से सिर्फ लंबाई मापन की जाती है, लेकिन वहां लंबाई और चौड़ाई को एक साथ जोड़ करके मापन करनी है। इसलिए द्विविमीय आकृति के मापन के लिए इकाई के रूप में भी हम लोग द्विविमीय आकृति का ही चयन करते हैं। ध्यान दो, द्विविमीय आकृति
के मापन के लिए इकाई के रूप में द्विमीय आकृति का ही चयन किया जाता है। ओके, द्विमीय आकृति के मापन के लिए हम लोग कैसी वस्तु इकाई के रूप में चयन करेंगे? द्विमीय आकृति, उसमें भी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। और द्विमीय आकृति के मापन का मतलब क्या हुआ? चुनी हुई इकाइयां उसमें कितनी बार आई है, यह मतलब तो हर जगह होता है। और द्विमीय आकृति के मापन के क्या मतलब होगा कि वह समतल में कितना फैला हुआ है, इसको मापन करना, इसको बताना। यानी कि किसी द्विमीय आकृति का फैलाव समतल में कितना है, इसी को बताना ही उस आकृति का मापन करना कहलाता है या क्षेत्रफल ज्ञात करना कहलाता है। तो किसी आकृति का क्षेत्रफल से क्या मतलब है कि समतल का कितना भाग अपने अंदर वह धारण किए हुए है। तो किसी आकृति का क्षेत्रफल क्या बताता है? समतल का कितना भाग अपने अंदर वह धारण किए हुए है, इसकी मात्रा को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात क्षेत्रफल के बारे में हमें जानना है। ठीक है, इतना समझ गए? तो द्विमीय आकृति के मापन के लिए हम लोग इकाई के रूप में द्विमीय आकृति का ही चयन करेंगे, है ना। और सबसे पहले आकृति के मापन में कौन शब्द आएगा? क्षेत्रफल को बताना। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? किसी आकृति के परिसीमाओं में समतल का कितना भाग आबद्ध है। अर्थात कोई आकृति समतल का कितना भाग अपने अंदर में रखे हुए है, इसी की मात्रा को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, लेकिन फिर आगे बढ़ने के पहले मैं एक सवाल कर लेता हूं। हमारे पास आकृतियां दो प्रकार का है, एक खुली आकृति है, एक बंद आकृति है। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि हम लोग किन आकृतियों की क्षेत्रफलों को पता करते हैं? हमेशा बंद आकृति का, क्लोज फिगर्स। ओके, जब वो क्लोज ही नहीं होगा तो कैसे हम कह पाएंगे कि समतल का कितना भाग अपने अंदर रखे हुए है? तो किसी आकृति का क्षेत्रफल से क्या मतलब होगा? सबसे पहले मापन में शब्द आएगा क्षेत्रफल। किसी आकृति का क्षेत्रफल मतलब कि समतल का कितना भाग अपने अंदर में रखे हुए है या उसका विस्तार समतल में कितना है, अर्थात चुनी हुई इकाइयां उसमें कितनी बार आई है। अब सवाल उठता है कि हमारे सम्मुख द्विमीय आकृतियां बहुत सारे हैं। जब द्विमीय आकृतियों के मापन के लिए हम द्विमीय आकृति को इकाइयों के रूप में चयन करेंगे तो हमारे पास अनेकों प्रकार के द्विमीय आकृति है। तो कौन सी द्विमीय आकृति को हम इकाई के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या सभी द्विमीय आकृति को इकाई के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या ऐसा क्या त्रिभुज को आप इकाई के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या वृत्त को आप इकाई के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या आप जो है 1 2 3 4 5 पेंटागन को इकाई के रूप में स्वीकार करेंगे? सेकेंड प्रॉब्लम, यहां तक तो बात हो गई कि किसी द्विमीय आकृति का ही हम चयन करेंगे इकाई के रूप में। तो हमारे पास अनेक द्विमीय आकृतियां हैं जिनका अलग अलग नाम है। तो इन सभी आकृतियों में हम किस आकृति का चयन करेंगे? तो इकाई के रूप में। तो इकाई के रूप में चयन करने के पहले एक शर्त है। क्या है? वह आकृति सर्वव्यापक होना चाहिए। पहला क्या शर्त है? वह जो आकृति जो है इकाइयों के रूप में चयन कर रहे हैं उसे सर्वव्यापक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। अर्थात वह आकृतियां जिसको लोग अधिक अपने जीवन में हर जगह देखते हैं, तो वह कौन सी आकृतियां हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं?
गांव में जब चबूतरा पर बैठे हुए हो तो वहां मिलते हैं, जब आप लूडो खेलते हो तो उसका जो डाइस होता है वहां मिलते हैं, तुम्हारी नानी और दादी का जो संदूक है बक्सा है वहां पर देखने को मिलती है। तो वह कौन सी आकृतियां है जो यूनिवर्सल है? स्क्वायर। कौन सा आकृतियां? वर्ग। स्क्वायर जो आकृति है यह यूनिवर्सल आकृति है। तो स्क्वायर किसे कहते हैं? तो वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और सभी भुजाएं लंबाई में बराबर हो, ऐसी विशेष प्रकार के हम लोग चतुर्भुज को क्या कहते हैं? वर्ग। तो कौन सी आकृतियां यूनिवर्सल फिगर है? वर्ग। वर्गाकार चीजों को हमें देखने को मौका मिलता है हर जगह। तो वह आकृति, वह चतुर्भुज, वह बहुभुज जो 4 रेखाखंडों से मिलकर बना हो, प्रत्येक कोण समकोण हो and all sides are equal हो, in this case this quadrilateral is called a square. So a square is a universal figure. तो द्विमीय आकृति के मापन में इकाई के रूप में द्विमीय आकृति को ही चयन करना है। लेकिन अब कौन सी द्विमीय आकृति को चयन करना है? वर्ग। ओके, तो इसका क्वेश्चन है कि द्विमीय आकृति के क्षेत्रफल मापन में इकाई के रूप में कौन सी आकृति का चयन करते हैं? वर्ग। हो गया ना? तो अब हम लोग कोई भी क्लोज फिगर होगा तो उसको हम लोग वर्ग से, कोई वर्ग होगा, अब वर्ग जो एक वर्ग दूसरे वर्ग से अलग है, दूसरा वर्ग तीसरा वर्ग से अलग है, यानी कि वह साइज में अलग है। तो दो वर्ग अलग है मतलब उनकी भुजाओं की लंबाई अलग है, लेकिन दोनों वर्ग है तो वह कॉमन प्रॉपर्टी होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स, है ना, 90 डिग्री। हाँ, लंबाई अलग होगी। तो हम लोग किसी आकृति के क्षेत्रफल को अर्थात उसकी समतल में विस्तार को अर्थात समतल का कितना भाग अपने अंदर में धारण किए हुए है, इस चीज को बताने के लिए हम लोग द्विमीय आकृति में वर्ग को ही चयन करते हैं, राइट है ना? लेकिन कौन सा वर्ग को हम चयन करेंगे, है ना? चलिए तो हम लोग उसके ओर जाएं। चलिए क्यों बताइए। अब हम लोग को तय हो गया कि कोई भी वर्ग को हम लेंगे, अब वर्ग से कोई भी आकृति को हम ढकेंगे और देखेंगे कि वह चुना हुआ जो वर्ग है दोनों आकृतियों में कितनी बार आती है। चलो, अब इकाई वर्ग क्या है? इकाई वर्ग क्या है? किस वर्ग को हम लोग इकाई मानेंगे? तो एक इकाई भुजा वाला वर्ग को क्या बोलते हैं? एक इकाई वर्ग। एक इकाई भुजा वाला वर्ग को या वर्ग के क्षेत्रफल को, फैलाव को एक इकाई वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक इकाई वर्ग। अर्थात इसका फैलाव एक वैसे वर्ग के बराबर है जिसका एक भुजा एक इकाई का है। अब इस बात को समझो। जैसे मान लो यह एक बड़ा वर्ग है और इस बड़ा वर्ग का लंबाई जो है प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर का है। वर्ग है तो कितना का होगा? तो मुझे बताइए यहाँ पर भुजाओं की जो लंबाई किया गया है वहां इकाई के रूप में क्या है? 1 सेंटीमीटर। यह भुजा का जो यह जो वर्ग है यहाँ पर प्रत्येक भुजाओं की लंबाई जो दी गई है किसमें दी गई है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लंबाई का इकाई क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग को एक इकाई का वर्ग मानेंगे, राइट है ना? क्योंकि यहाँ लंबाई का इकाई 1 सेंटीमीटर है, इसलिए अब यहाँ पर इसके लिए देखो
और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 इकाई वर्ग। इसको यूनिट मान लीजिए। तो यह 1 इकाई वर्ग इसमें कितनी बार आया होगा जिससे पूरा पूरा ढक जाए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे 8 बनाओगे और ऐसे कितने बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 और कहीं 8 मान लो। तो यह देखो जरा, 1 इकाई वाले वर्ग मतलब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में कितने बार है? कितने बार? 64 बार है। कितने बार है? सब कहेंगे कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? क्या 64? 64 वर्ग इकाई क्या हो गया? अर्थात इसका फैलाव वैसे 64 वर्गों के बराबर है जिन वर्ग का प्रत्येक भुजा 1 इकाई का। चूंकि यहाँ पर भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई है इसलिए यहाँ पर इकाई 1 सेंटीमीटर का होगा। अर्थात यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गों की कितनी संख्या है इसी बात को तो बताना, इसका क्षेत्रफल बताना है। ओके, आइए बताइए। तो आइए हम सूत्र की ओर नहीं चलते हैं, जरा एडवांस हम झलक दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो एक वर्ग में आपने इकाई वर्गों को पता कर लिया और यहाँ पर इकाई वर्गों को पता करना बड़ा आसान है। लेकिन हम यदि इरेगुलर फिगर लेते हैं, अनियमित आकृतियां लेते हैं, तो वहां पर इकाई वर्ग कितने आए होंगे इसको कैसे पता करेंगे? यदि इकाई वर्ग लेंगे तो वहां पूरा पूरा इकाई वर्ग होगा भी नहीं, फ्रैक्शन से आएंगे। तो पहले हम लोग एक जनरल आइडिया को डेवलप करते हैं, तब उसके बाद हम लोग सूत्र की ओर प्रूव करेंगे। तो यहां तक तो आपका समझ गए, 2 आकृतियों का मतलब 2 विमीय आकृतियों का मापन करना, मतलब 2 विमीय आकृतियों का क्षेत्रफल बताना, मतलब इकाई वर्गों की संख्या बताना, है ना? इतना समझ। 2 विमीय आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। याद करना, इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज दैट क्या पता करना? इकाई वर्गों को पता करना कि कितने इकाई वर्गों के द्वारा वह आकृति ढक दी जाती है। इंप्लाइज दैट उस आकृति में कितने इकाई वर्ग समा सकते हैं, इसको पता करना। उस आकृति में कितने इकाई वर्ग समा सकते हैं इसको पता करना। यही हमारा टारगेट है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हम करते भी हैं। ओके, तो अब यह तब बड़ा पॉसिबल है जब आकृतियां अनियमित आकार की होगी, तो वहां पर हमने खास लंबाई के भुजा वाला वर्ग को हम इकाई मान लेंगे और सेम इकाई से दोनों को तुलना करेंगे ढक करके और पता करेंगे कि वहां पर इकाई वर्गों की संख्या कितनी है और यहाँ कितनी है। इसलिए मैं एक यहाँ पर ग्राफ पेपर तो नहीं था, लेकिन अचानक आपका ऐसा कॉपी है जिसमें यहाँ पर सभी वर्ग जो है कि भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर है। तो इसमें किसी भी वर्ग को आप इकाई वर्ग मान सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसमें 3 पेज निकाल लेता हूं, निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए इससे हम लोग 6 ग्रुप में काम कर लेंगे। चलिए 6 ग्रुप में एक कलम दीजिए। देखिए सबके सामने मैं ग्रुप में दे रहा हूं, पहले को डेवलप कीजिए। चलिए ये भी तो कोई अनियमित आकृति है, तो इसके अंदर में आप पता करें कि इकाई, इसके प्रत्येक वर्ग को अगर यूनिट इकाई वर्ग मान ले, 1 मान ले, तो इस आकृति में इकाई वर्गों की संख्या कितनी है?
अच्छा, यहां पर दो चीज होगी। कुछ ऐसे इस आकृति के अंदर में इकाई वर्ग ऐसे होंगे कि उनके कुछ आधे भाग होंगे, तो आधा और आधा से अधिक होगा तो उसको एक वर्ग मान लेना, और आधा से कम उसके अंदर में होगा तो उसको छोड़ देना। तो पहले यहां पर पता करो इस आकृति में पूर्ण वर्गों की संख्या, पूर्ण वर्ग की संख्या ये पता करो। फिर क्या करो, आधा से अधिक वर्गों की संख्या, तो आधा से अधिक जितना भी होगा उसको पूरा मान लेना। अब आधा से जो कम वर्ग, जैसे यहाँ पर देखो इस फिगर के अंदर में इस वर्ग का बहुत ही छोटा पार्ट आया, इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। अब देखो इस फिगर में ये आधा आया है, इसको हम लोग एक मान लेंगे। इस फिगर में देखो पूरा वर्ग भी नहीं लेकिन आधा से बहुत अधिक है, इसको एक वर्ग मान लेंगे। चलिए इस फिगर में आप इस आकृति के अंतर्गत इकाई वर्ग कितने आए हैं, पूरे पूरे कितने आए हैं, आधा से अधिक कितने आए हैं, यह मुझे पता करके बता दो। चलिए जी, आपको मैं दे रहा हूं। चलिए आप इसे बताइए, ये सब पूरी फिगर है। चलिए इधर आके बिठाओ, इधर आके बिठाओ। चलो चलो इधर यहाँ पर चलो क्या करना है, मैं जो आपको इसमें छोटे छोटे जो वर्ग बने हुए हैं, तो प्रत्येक छोटे वर्ग को हम लोग एक इकाई वर्ग मान लिए। तो आपको मैं क्लोज फिगर दिया हूं जो इरेगुलर है, तो उस क्लोज फिगर के अंदर में क्या क्या पहले पता करें, पहले पता करें पूर्ण वर्गों की संख्या, पूर्ण वर्ग की संख्या ये पता करेंगे। फिर आप पता करें कि आधे से अधिक कितने वर्ग हैं, आधा या आधा से अधिक, आधा या आधा से अधिक, सबको पता करें कितने वर्ग है। अब आधा से कम इसकी संख्या पता करें, आधा से कम, सब लोग काम करेगा। तो यहाँ पर जो आपको मैं क्लोज फिगर दिया हूं, टूटी फिगर, तो वहां पर क्षेत्रफल को पता करना है तो इकाई वर्गों की संख्या पता करना है। तो वहां पर प्रत्येक वर्ग बराबर बराबर है, तो हर छोटा वर्ग बराबर बराबर है, इसलिए प्रत्येक वर्ग को आप इकाई वर्ग मान लीजिए। तब वह इकाई वर्ग कितने हैं, यहाँ पर एक सवाल आएगा। इस विधि से जो हम लोग क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे वो सन्निकट मान होगा, एब्सोल्यूट मान नहीं होगा। फिर भी आकृतियों के मापन से हमारा क्या आशा है, इस बात को बेहतरी से समझोगे जब इस कार्य को तुम लोग करके आओगे, तब हम लोग नेक्स्ट और मूव करेंगे। हो गया, सबको पता कर लिया। तो द्विमीय आकृति का क्षेत्रफल को पता करना या किसी आकृति के क्षेत्रफल को पता करना मतलब यह पता करना कि चुनी हुई इकाई वर्ग उसमें कितनी बार आएगी। और द्विमीय आकृति के मापन के लिए, क्षेत्रफल के मापन के लिए हम लोग द्विमीय आकृति को ही चयन करते हैं। तो वर्ग को क्यों चयन करते हैं, क्योंकि वर्ग यूनिवर्सल फिगर है, हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह सुलभ है और हर के जीवन में आता है। इस कारण वर्ग के वर्गाकार आकृतियों को हम लोग इकाई के रूप में हम लोग चयन करते हैं। हो गया जी, आइए किसका हो गया, रिपोर्ट लाओ। चलो आधा पूरा पूरा कितने पर है दिखाओ।
चलिए इनका आकृतियां का विश्लेषण किया जाए। ये जो क्लोज फिगर है इसके अंदर में पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी है? पूरा पूरा वर्ग कितने हैं? पूरा पूरा वर्ग 51 है। चलिए पूरा पूरा वर्ग 51 है। चलिए आधा या आधा से अधिक कितने हैं? आधा या आधा से अधिक 15 है। आधे से कम कितने हैं? पता की हो तो आधा से कम पता करो। देखो तो ये भी आधा से कम है। कितने हैं? चलिए और बताइए। वैसे आधा से जो कम वर्ग है उसकी गणना नहीं करनी है। आधा से जो कम है उसको 0 मान लेना है और आधा या आधा से अधिक है तो 1 मान लेना है। चलिए आधा से कम 12 है। अब इनका देखिए इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पूर्ण वर्गों की संख्या 51 है। आधा या आधा से अधिक 15 है और आधा से कम कितना है? तो आधा से जो कम है उसको हम लोग 0 मान लेंगे और जो आधा या आधा से अधिक है उसको पूर्ण वर्ग मान लेंगे। मैंने यहाँ पर जितना खो रहे हैं वो यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तब इसको पूर्ण वर्ग मान लेंगे। तो हमारे पास कितने पूर्ण वर्ग हो गया? 66। तो इस आकृति का क्षेत्रफल कितना हो गया बोलो? इस आकृति का क्षेत्रफल कितना हो गया? कितना हो गया बोलो? 66 वर्ग इकाई। इसका कितना हो गया? और यहाँ पर इकाई वर्ग कौन है? यहाँ पर इकाई वर्ग एक छोटा जो वर्ग है यहाँ के लिए इकाई वर्ग है। यहाँ पर इस छोटा स्क्वायर को स्मॉल स्क्वायर को यूनिट स्क्वायर बना गया है। तो यह यूनिट स्क्वायर इसमें कितनी बार है? 66 बार। लेकिन यह लगभग है। वेरी फाइन। आप आओ और कोई पता किया? आओ चलिए जी। यह पिक्चर देख रहे हो ना? यह पिक्चर आजकल यूनिवर्सल पिक्चर ये हो गया है। ये भी पिक्चर यूनिवर्सल है, हर जगह देखने को मिलता है। चलिए यह क्लोज फिगर है। अब इसके अंदर में इकाई वर्गों की पता करना है। तो पूर्ण वर्ग कितने थे आपके? 23। अब आधा से अधिक कितने थे? 9। और आधा से कम कितने थे? तो आधा से जो कम 10 थे वो काट दिए और जो आधा से अधिक थे उसको पूरा वर्ग मान लिए। तो 23 से 9 कितना हो गया? 32 ना? 23 तब इनका जो आकृति है इसमें इकाई वर्गों की संख्या लगभग कितनी हो गई? हाँ इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? हाँ इनका क्षेत्रफल है 32 वर्ग इकाई। चलिए रखिए इनका कितना हो गया? 32 वर्ग इकाई। अर्थात इनके बंद आकृति के फैलाव वैसे 32 वर्ग के बराबर है जहां पर प्रत्येक वर्ग को इकाई के रूप में स्वीकार कर दिया गया है। चलिए आपका देखिए जी। आप पे कितना पूरा पूरा वर्ग? पूरा पूरा वर्ग 22 है। आधा से अधिक कितने हैं? आधा से अधिक 7। अब आधा से कम? तो आधा से जो कम 6 है ना उसको हटा दिए। अब आधा से अधिक का 7 उसको पूरा मान लिए। इस प्रकार इनके पास कितना हो गया? तो बोलिए तो आपके आकृति का क्षेत्रफल कितना है? अर्थात इनका आकृति इस इकाई वर्ग को अगर के कितने ऐसे इकाई वर्ग आ रहे हैं इनमें? इस आकृति का फैलाव ऐसे 29 वर्गों के बराबर है। वेरी फाइन। और किसी का? आओ आइए। अब निकला है ना पूर्ण वर्ग कितने हैं? देखिए इनका यह पूर्ण वर्ग 35 है। 35 ना? 33। अच्छा यहाँ पर आधे से अधिक कितने वर्ग हैं? 14। अब आधे से कम कितने हैं? तो आधे से कम बोला तो 0 मान लोगे और आधा से ऊपर उसको पूरा मान लोगे। इस पर कुल कितने वर्ग हो गए? तो इसमें इकाई वर्ग कितने आ गए? 51। इसमें इसका क्षेत्रफल कितना हुआ?
चलिए, हाँ, पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी है? आप लिखिए, आधा या आधा से अधिक कितने हैं? आधा से कम कितने हैं? तो 16 जो आधा से कम है उनको 0 मान लो, और यह 5 हुआ 25, कितना हो गया? 30 वर्ग इकाई। इनका क्षेत्रफल कितना हो गया? 30 वर्ग इकाई। लेकिन इस तरीका से यह क्षेत्रफल सन्निकट मान देता है। वास्तव में आधा पर आधा या आधा से अधिक को आप 1 मान लेते हैं और आधा से कम को छोड़ देते हैं। तो यह जो तरीका है सन्निकट मान देता है। इसलिए हम उन तरीकों के बारे में विचार करेंगे जहां पर एग्जैक्ट मान मिलता हो, है ना। तो आज के इस सदन में समाप्ति करने के पहले एक बार मैं संक्षिप्त रूप से उन बातों को कह देता हूं जिसके केंद्र में हमारी चर्चा इतने लंबे देर तक चली। तो आज हम लोग आकृतियों के गुणों के बारे में अध्ययन नहीं बल्कि आकृतियों के मापन के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। तो कैसी आकृतियों के मापन के अध्ययन करना शुरू किया? द्विमीय आकृतियों के मापन। और द्विमीय आकृतियों के मापन में सबसे पहले हम यह मापन करेंगे, द्विमीय आकृतियों का समतल में फैलाव का मापन। द्विमीय आकृति के मापन का क्या तात्पर्य हुआ? द्विमीय आकृति के समतल में फैलाव का मापन। और द्विमीय आकृति के समतल में फैलाव के मापन करने के लिए अन्य राशियों के तरह यहाँ भी इकाई के रूप में द्विमीय आकृतियों का ही चयन किया गया। लेकिन कौन सी द्विमीय आकृतियों का चयन किया गया? वर्गाकार आकृतियों को चयन किया गया इन्वर्सल होने के कारण। तो किसी आकृति का समतल में कितना फैलाव है अर्थात उसका क्षेत्रफल कितना है, इस बात को पता करना मतलब यह पता करना कि चुनी हुई इकाई वर्गों की संख्या। ओके, तो आज की सदन इन्हीं बातों पर इतना ही के साथ आज की सदन समाप्त होता है। अब अगले सदन में हम लोग आकृतियों के मापन का यह परिचर्चा को हम अभी बनाए रखेंगे जब तक हम लोग बहुत सारे आकृतियों की मापन करना सीख ना जाए। यहाँ पर आकृतियों की मापन करना मतलब उनके क्षेत्रफलों की मापन करना, उनके आयतनों की मापन करना। तो सबसे पहले हम लोग 2D फिगर के मापन के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग 3D फिगर के मापन के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो आज सिर्फ क्षेत्रफल की अवधारणा क्या है, क्षेत्रफल से मेरा आशय क्या है, और जब किसी आकृति का क्षेत्रफल जब हम लोग पता करते हैं तो वहाँ मुख्यतः क्या किया जाता है इसको जाने। लेकिन यहाँ पर भी कॉमन बात वही थी कि सभी राशियों को मापन करने का जो कॉमन तरीका है वही तरीका क्षेत्रफलों का भी मापन करने का है। इन्हीं बातों के साथ आज की सदन